So abstract again is a very important part of a thesis. As you know that your thesis is basically it is part of the preliminary pages. So after the title page and the initial thing that any reader reads is the abstract. Abstract से ही reader को पता चलता है कि thesis के अंदर क्या है, या थीसिस का टॉपिक क्या होगा, या उसमें किस तरह की रिसर्च की गई है, एंड वेदर द रीडर वुड लाइक टू फर्दर रीड योर थीसिस और नॉट. और अगर आपने कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन अप्लाई करना हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सीवी बेचनी हो, कुछ भी बेचना हो, तो जाहिर है आप अपना पूरा थीसिस नहीं बेचते. यूजली वो एब्स्ट्रैक्ट डिमांड करते हैं कि आप अपने थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट अटैच करें. तो ये जो थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर थीसिस, क्योंकि ये यूजली आपकी सीवी, आपके जो फ्यूचर जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं उनका पार्ट बन जाता है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन राइटिंग योर abstract, the abstract of the thesis. So let's see how you can write this abstract. So सबसे पहले तो इसकी हम इसके रूल्स देख लेते हैं कि APA 7th एडिशन में एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के रूल्स क्या हैं. सबसे पहले तो इसकी जो प्लेसमेंट है कि ये आएगा कहाँ पे. ये जो टाइटल पेज के फ़ौरन बाद एब्स्ट्रैक्ट आता है APA 7 में. हेडर जो है इसका, यानी बिल्कुल जो सेंट्रल वर्ड होगा पेज पे, वो एब्स्ट्रैक्ट होगा बोल्ड में, यानी आप एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे और उसको बोल्ड में लिखेंगे. इंडेंट नहीं करेंगे हम फर्स्ट लाइन को, बिल्कुल स्टार्ट में फर्स्ट लाइन में ही हम बिल्कुल सेंटर में पेज के उसको क्या लिखेंगे, हम लाइन के सेंटर में एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे. ब्लॉक पैराग्राफ स्टाइल हम यूज़ करेंगे. स्पेसिंग जो होगी वो एंटायर एब्स्ट्रैक्ट जो है वो डबल स्पेस्ड होगा, यानी सारी जो लाइंस हैं उनके अंदर हम डबल स्पेस देंगे. लेंथ जो होती है एब्स्ट्रैक्ट की वो 150 से 250 वर्ड्स के दरमियान होती है, एंड दैट इज़ द मैक्सिमम वर्ड लिमिट, क्योंकि उसके बाद फिर ऑब्वियसली आप एक पेज पे नहीं रहते, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं. एंड एब्स्ट्रैक्ट शुड बी 1 पेज ओनली, 1 पेज 1 पैराग्राफ. So this is the placement, header, then indentation, spacing and length. I hope these points are clear. Then there are 4 stages of an abstract. First stage is the gap. First of all आप क्या करते हैं, जब बिल्कुल आप अपना abstract start करते हैं तो आप clearly state करते हैं research problem और the specific gap in literature your study addresses. यानी बिल्कुल start के आपके जो first sentence या first 2 sentences होते हैं वो clearly ये बताते हैं कि आपकी जो रिसर्च है वो कौन से प्रॉब्लम को या कौन से गैप को स्टडी करने जा रही है. इन अदर वर्ड्स आपकी रिसर्च में क्या स्टडी किया गया है. दिस स्टडी इन्वेस्टिगेट्स, दिस स्टडी इवेल्युएट्स, दिस एनालाइजेस, एनालाइजेज. इससे आप अपने एब्स्ट्रैक्ट को यूजली स्टार्ट करते हैं. दिस रिसर्च, दिस इन्वेस्टिगेशन, इस तरह के वर्ड से आप यूजली अपना एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं. सेकेंड नंबर पे आती है आपकी मेथडोलॉजी, यानी नंबर 2 पे आप अपनी मेथोडोलॉजी को समराइज करते हैं. नंबर 1 पे आप अपना रिसर्च गैप यानी अपना रिसर्च प्रॉब्लम और जो गैप आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो आप बताते हैं. नंबर 2 पे आप अपनी मेथोडोलॉजी बताते हैं. समराइज द स्टडी डिज़ाइन, सैम्पल एंड स्पेसिफिक रिसर्च मेथड यूज, यानी द रिसर्च यूजेज अ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, the research uses a quantitative research design, or you can say the research uses a mixed method research design to study. जो भी आपका प्रॉब्लम था उसको आप एक वर्ड में मेंशन करेंगे. अब इसके बाद आप अपना सैंपल बताएंगे और जो भी आपका रिसर्च मेथड है, जैसे अगर आप थीमेटिक एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप सर्वे या केस स्टडी कर रहे हैं, अगर आप इंटरव्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर आप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे. ये आपका स्टेप 2 है या स्टेज 2 है. पहले आपने अपना रिसर्च गैप मेंशन किया, इसके बाद आपने समराइज किया कि आपका स्टडी डिज़ाइन क्या है, ये क्वालिटेटिव थी, क्वांटिटेटिव थी या मिक्स्ड मेथड थी, आपका सैंपल क्या था और आपने कौन से स्पेसिफिक रिसर्च मेथड या मेथड्स यूज़ किए हैं. नहीं, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन 2 चैप्टर्स नहीं हैं. ये जो कंक्लूजन का चैप्टर है उसका टाइटल होता है 5th चैप्टर, उसका टाइटल होता है फाइंडिंग्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन. ये उसका टाइटल है फिक्स्ड APA 7th में.
वो जो चैप्टर है उसके अंदर फिर सब हेडिंग्स होती हैं। फर्स्ट हेडिंग होती है फाइंडिंग्स की, सेकेंड हेडिंग होती है डिस्कशन की, थर्ड हेडिंग होती है कंक्लूजन की, फोर्थ हेडिंग होती है रिकमेंडेशंस की। 4 हेडिंग्स होती हैं उसके अंदर। उसमें जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बुलेट पॉइंट्स में होती हैं, और कोई हेडिंग्स या सब हेडिंग्स आप उसके अंदर नहीं देते। पैराग्राफ्स आप बना सकते हैं। आप ही को तो पता होगा सबा, अगर क्वालिटेटिव तब होता है जब आपने कोई चीज़ें गिन के काउंट करके फिर रिजल्ट ना निकाला हो। अगर आप कुछ भी रिजल्ट अपना जब निकालेंगे तो आप चीज़ों को काउंट करके अगर निकाल रहे हैं, आंसर्स को काउंट करके कि लेट सपोज के ये मेटाफर जो है वो 20 टाइम्स यूज़ हुई है, ये नाउन 30 टाइम्स यूज़ हुआ है, इन स्टूडेंट्स ने 10 टाइम्स जो है वो ये वाली मिस्टेक की है और 30 टाइम्स ये वाली मिस्टेक की है, तो वो क्वान्टिटेटिव हो गई। अगर आपने जनरली एनालाइज किया है क्योंकि ये जो राइटर है इसने अपने नॉवल के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पेट्रियार्कल थीम्स के ऊपर बात की है, और ये थीम्स इसकी रिसर्च में प्रेजेंट है और इन थीम्स से ये चीज़ें शो हो रही हैं, तो वो आपका क्वालिटेटिव डिज़ाइन है। और अगर आपने कुछ एरियाज जो हैं उनमें थीम्स स्टडी की हैं और कुछ एरियाज में चीज़ों को, या आपने जो है वो मेटाफर्स और सिमलीज और इस तरह की चीज़ों को पहले काउंट किया और फिर वो जो एनालिसिस किया उसमें आपने बताया कि ये थीम्स हाईलाइट हो रही हैं और उनसे हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं, तो वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव हो गया। तो कंबाइन करके आपने जब अपना रिजल्ट निकाला तो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव हो गया, यानी मिक्स्ड मेथड आपकी अप्रोच हो गई, मिक्स्ड हो गया आपका स्टडी डिजाइन। So first stage is research problem and research gap. Second stage is study design, sample and research methods. थर्ड नंबर पे आप अपने एब्स्ट्रैक्ट में क्या चीज़ मेंशन करेंगे? अपने रिजल्ट। आप ये बताएंगे कि आपकी प्राइमरी फाइंडिंग्स क्या हैं और वो प्राइमरी फाइंडिंग्स जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस को डायरेक्टली आंसर करिए एक एक सेंटेंस में। अगर आपके 3 रिसर्च क्वेश्चंस थे तो ऑब्वियसली वो तीनों फाइंडिंग्स जो आपके तीनों रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर कर रही हैं। अगर आपके 2 रिसर्च क्वेश्चंस थे तो 2 फाइंडिंग्स, अगर 5 रिसर्च क्वेश्चंस थे तो 5 फाइंडिंग्स, डिपेंड्स। वो आप अपने रिजल्ट्स जो हैं वो आप थर्ड नंबर पे लिखेंगे और फोर्थ नंबर पे आप इम्प्लीकेशंस लिखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है इन फाइंडिंग्स की, क्या हाईलाइट कर रही हैं ये फाइंडिंग्स, क्या बता रही हैं ये फाइंडिंग्स, कंक्लूजन क्या निकला इस सारी एफर्ट का। सो फर्स्ट स्टेज पे रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च गैप, क्या आप स्टडी क्या किया आपने अपनी रिसर्च में। सेकंड पे आपने कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किया, कौन सा सैम्पल मेथड या मेथड्स आपने यूज़ किए। थर्ड नंबर पे आपकी फाइंडिंग्स क्या थी, स्पेशली द मेजर फाइंडिंग्स क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है। इसके बाद इम्प्लीकेशंस क्या हैं उन फाइंडिंग्स की, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। दैट इज़ हाउ यू राइट योर एब्स्ट्रैक्ट। 4 थिंग्स, और ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके थीसिस का, हमेशा एंड पे लिखा जाता है। आता थीसिस में सबसे पहले है, लिखा सबसे एंड पे जाता है, क्योंकि जब आप अपनी पूरी रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो कि ये उसकी समरी है उस पूरी रिसर्च की, तो ये एंड पे लिखी जाएगी। ऑफ कोर्स रिजल्ट हमें और रिसर्च के बाद मिलते हैं, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट हमेशा सबसे एंड पे लिखा जाता है। अटैच ये थीसिस में सबसे पहले होता है लेकिन लिखा ये सबसे एंड पे जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि एग्जामिनर भी सबसे पहले इसको पढ़ता है। अगर कोई और भी आपका थीसिस खोलेगा तो सबसे पहले इसको पढ़ेगा। अगर आपने अपना थीसिस किसी रिसर्च पेपर में पब्लिश कराना हो, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो और वहाँ इसको अटैच करना हो, तो थीसिस अटैच नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट अटैच होता है। अगर कोई खोल के पढ़ेगा भी तो थीसिस खोल के नहीं पढ़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि थीसिस खोल के पढ़े, स्पेशली जब वो किसी को जॉब या एडमिशन देने जा रहे हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर थीसिस। Then comes stage 1, that is identifying the problem. जब आप अपना प्रॉब्लम लिखने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, तो आप अपने रीडर को बेसिकली सिचुएट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं उसे कि क्या है और
क्यों है, what and why does this research exist, what is the current scholarly conflict, avoid overly broad sweeping statements. Again वही बात आ जाती है कि overly broad और sweeping statements आपने नहीं देनी. Then comes methodology. यहाँ पे आपने how को आंसर करना है. पहले आपने what और why बताया, then you are going to tell us how, कैसे किया आपने, क्या किया और क्यों किया. अब आपने बताना है कि कैसे किया. Again 2 or 3 sentences only. State the research design, qualitative or quantitative. Then describe your participants or sample size. Briefly name your analytical tools like discourse analysis or conversation analysis or thematic analysis or any other tool that you have used. आपने उसको वहाँ पे situate करना है. Then comes synthesis, यानी results और implications. Results जिसको मीट कहते हैं, यानी मेन जो आपकी रिसर्च का बल्क है, मेजर हिस्सा है, सबसे बड़ा चैप्टर होता है यह आपकी थीसिस का. रिपोर्ट द मोस्ट एसेंशियल डाटा पॉइंट्स. डू नॉट जस्ट प्रॉमिस रिजल्ट्स विल बी डिस्कस्ड, एक्चुअली स्टेट व्हाट दे आर. आपने अपने एक्सट्रैक्ट्स में ये नहीं कहना कि रिजल्ट्स विल बी डिस्कस्ड, आप ये बताएं कि दीज आर द फाइंडिंग्स, दीज वर द फाइंडिंग्स. या तो प्रेजेंट टेंस लगाएं या पास्ट टेंस लगाएं, फ्यूचर टेंस आपने यूज नहीं करना. और एग्जैक्ट बताएं कि क्या फाइंड किया आपकी रिसर्च ने. और फिर इम्प्लीकेशन, एक्सप्लेन द सो व्हाट, यानी अगर आपकी ये फाइंडिंग्स हैं तो क्या, फिर क्या. सो व्हाट, इफ यू आर सेइंग चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाय एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, सो व्हाट, क्या करें आप इस फाइंडिंग का, फायदा क्या है इसका. हाउ डू योर रिजल्ट्स पुश द फील्ड फॉरवर्ड, ये आपने अपनी implications में बताना है. Again it can be 1 sentence, it can be 2 sentences, it can be 3 sentences, depends. So these are basically the 4 parts of your abstract: identifying the problem, then methodology, then synthesis, that is results and implications, then checklist. Third person narrative used, आपने I नहीं यूज करना. दिस रिसर्च, इट, दे, देम, I बिल्कुल यूज नहीं करना आपने, वी भी यूज नहीं करना. देन नो साइटेशन, किसी और राइटर का रेफरेंस नहीं देना, किसी और राइटर को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं करना. देन नो जार्गन, यानी टेक्निकल टर्म्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं करनी. कीवर्ड्स को लिस्ट करना है. तो ये 4 चीज़ें आपने अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखने के बाद क्लियरली चेक करनी है कि कहीं मैंने फर्स्ट पर्सन तो यूज़ नहीं किया हुआ, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स तो नहीं दी हुई, साइटेशंस तो नहीं ऐड कर दी, मतलब कोई ऐसे सेंटेंसेस तो नहीं लिखे जिनके लिए साइटेशन की ज़रूरत हो. जार्गन नहीं होना चाहिए और कीवर्ड्स लाजमी उसके एंड पे दिए होने चाहिए. देन पिटफॉल्स कौन सी हैं जो आपने अवॉइड करनी है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड करनी है. टू ब्रॉड, स्टार्टिंग विद अ हिस्ट्री लेसन इंस्टेड ऑफ योर रिसर्च फोकस. जनरली आप स्टार्ट कर दें कि मैनी रिसर्चर्स हैव स्टडीज दिस दैट, वो आपने अपने लिटरेचर रिव्यू में करना है, वो आपने अपने बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में करना है. ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है. क्लियरली अपनी खुद की रिसर्च फोकस से स्टार्ट करें. यस, कीवर्ड लिस्टिंग इज कंपल्सरी फॉर एब्स्ट्रैक्ट इन APA 7, उसके भी मार्क्स होते हैं. देन एम्बिग्विटी, यूजिंग फ्रेजेस लाइक द रिजल्ट्स आर इंटरेस्टिंग, बी स्पेसिफिक. एम्बिग्विटी नहीं करनी, इस तरह की जनरल वर्ड्स यूज नहीं करने. द रिजल्ट्स वर इंटरेस्टिंग, द फाइंडिंग्स आर क्वाइट यूनिक, इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करने. स्पेसिफिक फाइंडिंग्स दें, कैसी हैं कैसी नहीं है, जनरल स्टेटमेंट्स मत दें, एग्जैक्टली बताएं क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या रिजल्ट्स हैं. देन आई, यानी फर्स्ट पर्सन यूज नहीं करना. आई एग्जामिन्ड, आई डिड दिस, आई डिड दैट, द रिसर्च डिड दिस, द स्टडी फाउंड दैट, द रिसर्चर फाउंड दैट. अगर आपने फर्स्ट पर्सन भी मेंशन करना है तो द रिसर्चर लगाएं.
अपने आप को रिसर्चर कहें, आई नहीं आपने यूज़ करना। एकेडमिक राइटर में आई और वी जैसे प्रोनाउंस यूज़ करने को हम अवॉइड करते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट क्या है, वो आपकी रिसर्च का, पूरी की पूरी रिसर्च का मिरर है। सो यू हैव टू कीप दैट इन mind. So that was our abstract and how to write it. I hope it is clear. If there are any questions, you can ask in the comment. Tomorrow, inshallah, we will do how to write the chapter that is literature review.